So today onwards we are going to start a new series in which we are going to study BHIE 141 History of China. Okay, तो I know कि मैं बहुत सारे subjects को हाथ लगा रही हूँ और मैं सबके first chapters upload कर रही हूँ, कुछ के मैंने ज़्यादा chapters भी already upload कर दिए हैं, but don't worry guys, I will finish each and every subject. Okay, so don't worry. One by one, all the units of all the chapters will come. So first, obviously we have to start with the first chapter. So today we are going to study the first chapter of BHIE 141. Throughout the lesson, I will speak in bilingual language, Hindi and English both, to convey my point, or to make you understand more the points. और जो आपको मटेरियल मिलेगा वो आपको इंग्लिश में मिलेगा. वी ऑल नो दैट हाउ लेस वी हैव द इंग्लिश मटेरियल फॉर इग्नू बीए हिस्ट्री एंड ऑल. सो डोंट वरी, आप स्टार्ट करते हैं हम लोग. ठीक है, नाउ हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 1, चाइना अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, विच इज अ वेरी शॉर्ट क्रिस्प बट, लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों को क्वेश्चन आंसर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन आंसर्स है यहाँ पे. तो हम लोग जल्दी से अपने चैप्टर्स खत्म कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे ना. सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं. तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि जो चाइना है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूअस सिविलाइजेशंस में से एक है. कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन से क्या मतलब है? मतलब कि जब आदि मानव हुआ करते थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, उसके बाद अलग अलग जो एराज रहे, फिर उन सबको क्रॉस करके आज तक भी वो सोसाइटी चल रही है. उनमें से एक सोसाइटी कौन है? चाइना की सोसाइटी है. एक और सोसाइटी कौन है? एक और सोसाइटी हमारी खुद की इंडिया की ऐसी सोसाइटी है. ठीक है, विच इज वेरी यूनिक. तो ये इसको समझने के लिए कि चाइना का इतिहास क्या है, इसको समझने के लिए हम लोगों को यहाँ पे 3 क्वेश्चंस को एड्रेस करना पड़ेगा. पहला क्वेश्चन है कि किस तरह से चाइना की क्या इकोनॉमी रही है कि उसने अपनी सिविलाइजेशन को इतने लंबे समय के लिए सस्टेन करके रखा है और ग्लोबल इंटरेस्ट भी चाइना के ऊपर रहा है. हाउ डिड सच वास्ट, मतलब कि इतना बड़ा जो ये अभी हम लोगों को जो चाइना का कुछ ऐसा मैप देखने को मिलता है, ये हमेशा से इतना बड़ा वास्ट था, लेकिन ये बीच में कुछ समय ऐसा भी आया जब ये टुकड़ों में बट गया, और उसके बाद फिर कैसे ये कुछ 50 सालों में ही ये जुड़ करके सामने आया है कि इस तरह से 20th सेंचुरी में स्मॉलर पीसेस जो हैं इसके आपस में जुड़ते हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन वुड बी कि किस तरह से चाइना को बार बार डिफीट का सामना करना पड़ा, ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा बाय फॉरेन पावर्स. बार बार इसको हराया गया, बार बार ह्यूमिलिएट किया गया, फिर भी ये किस तरह से स्ट्रांग रहा, रिकवर हुआ और रीइमर्ज होकर के वापस आया है. ठीक है, चेंजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइना. चाइना की अंडरस्टैंडिंग को चेंज कैसे किया गया है और क्या अंडरस्टैंडिंग उसकी पहले थी और क्या अंडरस्टैंडिंग उसकी आज है. यहाँ पे हम लोग 2 पर्सपेक्टिव देखेंगे. पहला पर्सपेक्टिव जो होगा वो वेस्टर्न सोसाइटी ने जो अबाउट चाइना क्रिएट किया है वो देखेंगे, और उसके बाद फिर जो न्यू स्कॉलर्स हैं उन्होंने चाइना के बारे में क्या डिस्कवरी की है वो सारी चीजें देखेंगे. बहुत लंबे समय के लिए चाइना का जो हिस्ट्री है उसको ऐसा समझा जाता था कि जो कुछ भी समझा जाता था वो बेसिकली मॉडर्न मतलब वेस्टर्न नैरेटिव्स के द्वारा देखा जाता था. मतलब जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस थे वो ही चाइना के बारे में बता रहे थे, वो वही बता रहे थे जो उनको बताने का मन था, वो सारी चीजें हाईलाइट कर रहे थे जो उनको हाईलाइट करने का मन था, जो चीजें उनको छुपानी थी वो सारी चीजें छुपा रहे थे. ठीक है, तो मॉडर्न जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस थे उनके अकाउंट्स में क्या क्या मेंशन किया गया है अबाउट चाइना. उनके अकाउंट्स में चाइना के फेलियर को मेंशन किया गया है, उसको हाईलाइट करके दिखाया गया है कि चाइना किस तरह से इनएविटेबल है, और चाइना पे जो अटैक्स हुए हैं, चाइना का जो असॉल्ट रहा है वो जस्टिफाइड है. मतलब कि जो ब्रिटिशर्स ने या फिर अलग अलग सोसाइटीज ने, यूएसए ने जो कुछ भी चाइना के साथ किया है वो किस तरह से जस्टिफाइड है, क्योंकि वो लोग ही हिस्ट्री लिख रहे हैं तो वो लोग हिस्ट्री ऑब्वियसली अपने हिसाब से लिखेंगे. तो ये चीज चाइना के साथ हुई है, और ये माना जाने लगा कि चाइना का जो इंपीरियल सोसाइटी था, मतलब जो रॉयल्स थे चाइना का, उनका कोलैप्स होना अनअवॉइडेबल था, उसको रोका नहीं जा सकता था. नाउ चाइना की जो इनअवेलेबिलिटी है मॉडर्नाइजेशन को एडवोकेट करने की, मतलब कि मॉडर्नाइजेशन को वो अडेप्ट नहीं कर सकते हैं और वो लोग वेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं. और चाइना जो है वो कम्युनिज्म में कहीं खो सा गया है, मतलब चाइना पूरी तरह से कम्युनिज्म में डूब चुका है. कैपिटलिज्म का वहां पे कुछ भी रोल नहीं है, कुछ भी वहां पे एग्जिस्टेंस नहीं है. ठीक है, और ये नैरेटिव पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई कि चाइना एक रिजिड सोसाइटी है, इंसुलर, मतलब कि यहाँ पे लोग, वहां के लोग किसी की बात सुनना नहीं चाहते, उनकी विचारधारा बहुत संकुचित है, और यहाँ पे रिफॉर्म्स नहीं होने देते ये लोग. जैसे कि कुछ नेसेसरी रिफॉर्म्स है, जैसे
चाइल्ड मैरिज अबॉलिश करना, हर स्टेट के अपने अपने रिफॉर्म्स होते हैं, तो उस तरह के जो रिफॉर्म्स है वो लोग नहीं होने देते हैं। और क्विंग डायनेस्टी के वीकनेसेस पे फोकस किया जाता है, उनके ट्रेडिशनल और कल्चरल चीजों को वीक बताया जाता है। ये सारी चीजें कौन बतला रहा है, ये नैरेटिव्स कौन सेट कर रहा है, ये वेस्टर्न हिस्टोरियंस सेट कर रहे हैं। ओके अब इसके अलावा वो क्या करते हैं कि सीनोसेंट्रिज्म को पे फोकस करते हैं और बतलाने की कोशिश करते हैं कि जो चाइनीज सोसाइटी है वो सीनोस पे फोकस करती है, उन लोगों को सेंटर में रखती है। ठीक है, और चाइनीज सॉ देमसेल्व्स एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड एंड दस रिफ्यूज टू लर्न फ्रॉम अदर्स। और ऐसा कहा जाता है चाइनीज के बारे में कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ खुद को ही अपने आप पे ध्यान देते हैं, दूसरों की नहीं सुनते हैं, और कुछ भी वो दुनिया से सीखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, चाइनीज पीपल को बेसिकली एरोगेंट कहा जा रहा है। हाउएवर लेकिन अब बाद के सालों में जो स्कॉलर्स हैं वो इन सारे नैरेटिव्स को फॉल्स कहते हैं और इनको फेलियर नैरेटिव बताते हैं और कहते हैं कि ये मिसलीडिंग है। मतलब ये सारी चीजें जो वेस्टर्न सोसाइटी और वेस्टर्न हिस्टोरियंस के द्वारा बताई गई हैं अबाउट चाइना, ये मिसलीडिंग है। इंस्टेड इसके अलावा जो चाइना का जो पास्ट है और उसका जो ट्रेडिशन है वो एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से आज की सोसाइटी और कल्चर को, चाइना के कल्चर को, सोसाइटी को 19th सेंचुरी के बाद से शेप किया गया है और किस तरह से उसको मिसप्लेस करके और डिक्लाइन करके दुनिया के सामने बतलाया गया है। तो न्यू हिस्टोरियंस ये बतलाते हैं। एक डिबेट ये भी है कि जो चाइना है उसका जो मॉडर्नाइजेशन है वो कब शुरू होता है। तो ओल्डर व्यूज मतलब कि वेस्टर्न हिस्टोरियंस के हिसाब से जो यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन है वो ओपियम वॉर्स के दौरान शुरू होता है। ओपियम वॉर्स कब होते हैं चाइना में? ओपियम वॉर्स होते हैं मिड 19th सेंचुरी में, यहाँ से मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत होती है। लेकिन बाद के जो रिसर्चर्स हैं वो बतलाते हैं कि कॉमर्शियलाइजेशन मतलब कि इकोनॉमी, ट्रेड, बिजनेस, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, लिटरेसी, पढ़ाई, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें क्विंग डायनेस्टी से ही स्टार्ट हो गई थी, जो कि 17th सेंचुरी का टाइम था, या इससे पहले का भी समय हो सकता है, जैसे कि सोंग डायनेस्टी जो कि 11th और 12th सेंचुरी में थी। अब ये जो नोशन है कि चाइना एक क्लोज और हॉस्टाइल सोसाइटी है, ये अपने आप को सबसे अलग थलग रखता है और आउटसाइड जो है दुनिया इससे डिस्क्रीट होके रहता है, उसको कोई क्रेडिट नहीं देता है, ये सारी चीजें जो है ये गलत है। और कैसे गलत है? जो चाइना है इन रियलिटी अपने एक्सटर्नल सोर्सेज से सीखता है, जैसे कि बुद्धिज्म फ्रॉम इंडिया बेस्ट एग्जांपल है कि चाइना का जो मोस्ट प्रैक्टिस्ड कल्चर है, सोसाइटी, रिलीजन है, वो क्या है? वो बुद्धिज्म है। तो ये बुद्धिज्म क्या चाइना में तो इसका ओरिजिन हुआ नहीं है। वी ऑल नो कि बुद्ध जो थे उन्होंने अपनी टीचिंग्स जो थी उनकी शुरुआत, इनलाइटमेंट उनको इंडिया में मिला, तो बुद्धिज्म इंडिया से स्टार्ट हुआ है। उसके अलावा जो ग्लोबल ट्रेड है, जैसे कि जो सिल्क ट्रेड हुआ करता था, सिल्क एक्सपोर्ट किया करता था चाइना, पोर्सिलिन है, पोर्सिलिन मतलब चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, और चाहे ये सारी चीजें एशिया को किसने दी है? एशिया और एशिया के बाहर किसने पहुंचाई है? ये चाइना ने पहुंचाई है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे चाइना इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि पहले के अकाउंट के हिसाब से चाइना को मेनली फेलियर माना जाता था और उसको डिक्लाइन किया जाता था। लेकिन आज के जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि चाइना में कंटिन्यूटी रही है, अडॉप्शन किया है उसने और एक्सटर्नल इंटरेक्शंस हुए हैं चाइना में। तो चाइना का जो पास्ट है इसको समझने की जरूरत है ताकि चाइना को आज रीएश्योरेंस मिल सके कि वो फेलियर नहीं था। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ चाइना, हम लोग हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ चाइना देखेंगे, जहाँ पे ये हम लोगों को पता चलेगा कि चाइना का जो ज्योग्राफी है वो डाइवर्स है। जिस तरह से कि इंडिया की ज्योग्राफी डाइवर्स है, उसी तरह से चाइना की भी जो ज्योग्राफी है वो डाइवर्स है। जैसे क्या क्या इंक्लूड करता है? ये इंक्लूड करता है फर्टाइल प्लेन रिवर्स। फर्टाइल प्लेन रिवर्स का मतलब है कि ऐसे एरियाज जहाँ पे आसपास में नदियां बहती हैं और उसके आसपास का जो एरिया है वो फर्टाइल है, वहां पे खेती अच्छे से हो सकती है। यहाँ पे जंगल देखने को मिलेंगे, पहाड़ पर्वत देखने को मिलेंगे, पठार देखने को मिलेंगे, रेगिस्तान देखने को मिलेंगे, टेम्परेट जोन्स ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ का मौसम ठीक ठीक रहता है और ये लोकेटेड होता है बिटवीन ट्रॉपिक्स और पोलर रीजन। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी से पता चलता है कि अर्ली ब्रोंज एज सिविलाइजेशन से यहाँ पे हम लोगों को इसके एविडेंसेस मतलब चाइना की सोसाइटी के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। और अराउंड द चाइना हम लोगों को 2nd मिलेनियम बीसी से ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के कलेक्शंस मिलते हैं, उनकी डिस्कवरीज होती हैं। Among these, the Sang state in North China was notable for its advanced bronze castings, stratified society, theocratic governance, and earliest form of Chinese writing. Oracle bones क्या होती थी? तो oracle bones ऐसी bones होती थी जिसके थ्रू हम लोग भविष्य देख सकते हैं, उनकी सोसाइटी में, ट्रेडिशन में, कल्चर में ये चीजें प्रैक्टिस
चाइनीज की जाती थी। ठीक है, तो क्या यहाँ पे बतलाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सांग स्टेट था, जो कि नॉर्थ चाइना का एक नोटेबल स्टेट था, वहां पे एडवांस ब्रोंज कास्टिंग, मतलब कि जब ब्रोंज का के बारे में लोगों को पता चल जाता है, तो अलग अलग जगह पे ब्रोंज एज चल रहा था। चाइना में हम लोगों को इस टाइम पे एडवांस ब्रोंज कास्टिंग, मतलब कि ब्रोंज के साथ अलग अलग तरीके की कास्टिंग की जा रही थी। हम लोगों को यहाँ पे स्टेरिफाइड सोसाइटी को ना, मतलब अच्छी सोसाइटी, इसके अलावा थियोक्रेटिक गवर्नेंस, जहाँ पे धर्म शास्त्र और धर्म नियंत्रित सब कुछ होता था। उन्होंने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए थे अपने लिए। इन सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती हैं कहाँ पे, ब्रोंज एज के दौरान में। और चाइनीज राइटिंग ओरेकल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पे बोन्स होती थी कुछ, ये ओरेकल बोन्स है ना, ये ज्यादा कुछ नहीं होती थी, ये हड्डियां होती थी बेसिकली जानवरों की, स्पेशली टर्टल्स की, और इस पे कुछ कुछ चीजें लिखी जाती थी प्रोफेसी के लिए। By the end of the second millennium BCE, the Shang were defeated by the Zhou dynasty, which became the longest lasting dynasty in Chinese history. ठीक है, तो जब सेकेंड मिलेनियम BCE खत्म होने लगती है, उस समय पे शांग डायनेस्टी हार जाती है, और इसको किसने हराया, इसको जोउ डायनेस्टी ने हराया, और ये लॉन्गेस्ट रेनिंग डायनेस्टी बन जाती है चाइनीज हिस्ट्री की। The Zhou period from 11th century BCE saw the development of classical Chinese philosophy, increased agricultural productivity and stronger weaponry due to iron use. तो Zhou period में क्या क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देख रहे हैं कि किस तरह से चाइनीज जो सोसाइटी है वो फर्टाइल प्लेन्स थे, वहां पे लोग रहते थे। उसके बाद फिर ब्रोंज एज आता है, ब्रोंज एज में हम लोगों को क्या क्या मिलता है, हम लोगों को ओरेकल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम लोगों को थियोक्रेटिक गवर्नेंस, ब्रोंज कास्टिंग, स्टेरिफाइड सोसाइटी। फिर हम लोग उसके बाद देखते हैं कि ये सारी चीजें जो थी ब्रोंज एज की, ये सांग डायनेस्टी के अंदर हो रही थी, फिर ये लोग हार जाते हैं, फिर जोउ डायनेस्टी सेंटर में आती है। ये लॉन्गेस्ट डायनेस्टी थी जो रेन करती है चाइना पे। और जोउ पीरियड के दौरान क्या होता है, इसके दौरान एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, खेती बहुत अच्छी होती है, साहित्य का बहुत प्रभाव होता है। फिर स्ट्रॉन्गर वेपनरी, मतलब कि यहाँ पे जो इनके गन हुआ करते थे, जो भी युद्ध में यूज करने वाला वेपन्स होता था, वो इम्प्रूव होते हैं। क्यों इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि ये लोग आयरन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो जोउ रूल था वो लिमिटेड था एक ज्योग्राफिकल रीजन पे, विथ मच पावर हेल्ड बाय नोबल्स एंड फ्यूडल स्टेट्स। और यहाँ पे रूलर से ज्यादा फ्यूडल स्टेट्स, मतलब कि एक अथॉरिटी के अलावा नोबल्स का ज्यादा, रॉयल से ज्यादा नोबल्स का यहाँ पे चलता था। नाउ फ्रॉम द 8th century BCE, Zhou era entered the warring states period marked by intense rivalry among states. तो इसी दौरान क्या होता है कि जोउ एरा में बहुत सारे राइवलरीज भी देखने को मिलते हैं अमंग नोबल्स, क्योंकि नोबल्स की सरकार चल रही है, नोबल्स का दबदबा है, तो एक नोबल ऑब्वियसली चाहेगा कि वो उससे ज्यादा ऊपर उठ पाए। ठीक है, दिस एंडेड इन 221 BCE when the Qin ruler unified China, founding the first centralized empire under Queen Shi Huangdi. तो ये सारी चीजें जो है चलती रहती हैं, और ये कब खत्म होती हैं, ये 221 BCE में खत्म होती हैं, जहां पे क्वीन रूलर जो है वो यूनिफाई करते हैं चाइना को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। The evolution of Chinese thought and the impact of Buddhism. Chinese thought का किस तरह से इवोल्यूशन होता है और किस तरह से बुद्धिज्म जो है वो इम्पैक्ट करता है। Emphasized order, hierarchy, moral governance and education over birth. तो emphasize किया जाता है order पे, hierarchy की, तुम ये काम करोगे, फिर मैं ये काम करूंगा, फिर मैं ये काम करूंगा, फिर मैं, मेरा स्टेटस राज्य में इतना बड़ा होगा, फिर ये इतना बड़ा होगा। तो इस तरह के ऑर्डर्स जो हैं वो स्टैब्लिश किए जाते हैं। हायरार्की भी यही हुई। मॉरल गवर्नेंस स्टैब्लिश होता है, एजुकेशन होता है बर्थ के हिसाब से, मतलब कि बर्थ के हिसाब से उन लोगों को एजुकेशनल राइट मिलते हैं। Advocated government by virtue and respect in relationships, ruler ruled father son etc. मतलब कि जो गवर्नमेंट है बाय वर्च्यू चलने लगती है, अब उसमें स्थिरता है, अब उसमें अपने वर्ड का वैल्यू है।
और रिलेशनशिप्स को वैल्यू किया जाता है, मतलब कि एक रूलर के बाद उसका जो बेटा है वो राजा बनेगा, इस तरह के सिस्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। कलेक्टेड टीचिंग्स इन एनालेक्स बिकेम सेंट्रल टू चाइनीज वैल्यूज, एथिक्स एंड गवर्नेंस। तो कलेक्टेड टीचिंग मतलब कि सारे लोगों को बतलाया जाता था, किस टीचिंग को, एनालेक्ट टीचिंग्स को सारे चाइनीज लोगों को बतलाया जाता था, और इन्हीं से ये लोग अपने वैल्यूज और एथिक्स को लिया करते थे, और इसी की वजह से गवर्नेंस भी चला करता था, मतलब इसके हिसाब से गवर्नेंस चला करता था। Daoism में Liu Zi, Dao Zi Jing advocated harmony with nature, spontaneity and intuition। मतलब ये जो दाओइज्म है ये क्या करते हैं कि हारमोनी से रहने के लिए कहते हैं कि सब मिलजुल करके रहो और अपनी मन की बात सुनो, ठीक है। कॉन्ट्रास्टेड विथ कन्फ्यूशियन स्ट्रेस ऑन ऑर्डर एंड हायरार्की। और ये जो इनका विचार था, किनका, ये किधर गए, दुआइज्म का जो विचार था कि सबसे मिलजुल करके आराम से रहो, साथ में रहो, तो ये कॉन्ट्रास्ट करता है किससे, कंफ्यूशियन स्ट्रेस से, मतलब ये कंफ्यूशन विचारधारा जो है इससे ये कॉन्ट्रास्ट करता है। एक्सप्रेस्ड इन रिडल्स एंड पैराबल्स, इन्फ्लुएंसिंग पोइट्री, आर्ट एंड फिलोसफी। और ये जो कन्फ्लिक्शन है ये हम लोगों को पोइट्री में, आर्ट में, इधर उधर फिलोसफी में देखने को मिलता है। तो बुद्धिज्म जो है ये अपने फॉलोवर्स उस दौरान गेन करती है जब चाइना में बहुत केओस चल रहा था, अस्थिरता का माहौल था। महायान बुद्धिज्म जो है ये बहुत डोमिनेंटली और विद रिचुअल्स के साथ, बोधिसत्व के साथ यहाँ पे शुरू होता है, और मोनेस्टिक वेलफेयर एक्टिविटीज होने लगती है, मतलब कि बुद्धिज्म की मोनेस्ट्रीज सेटअप की जाने लगती हैं चाइना में। Deeply influenced Chinese religion, art, literature, politics and spread to Korea and Japan। और यहीं से जापान और कोरिया में भी बुद्धिज्म का स्प्रेड होता है, और चाइनीज रिलीजन, आर्ट और लिटरेचर, पॉलिटिक्स में इसकी झलक देखने को मिलने लगती है। शोड दैट चाइनीज कल्चर वाज ओपन टू आउटसाइड आइडियाज। तो चाइनीज कल्चर जो था वो ओपन था, जिस तरह से भी फॉरेन जो हिस्टोरियंस थे वो एक माइंडसेट सेटअप करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं चाइनीज लोग ये नहीं करते, वो नहीं करते, ठीक है। तो ओवरऑल चाइनीज बिलीफ सिस्टम बिकेम अ ब्लेंड ऑफ कंफ्यूजन, दाओइज्म एंड बुद्धिज्म। These traditions, though different, coexisted and enriched Chinese spiritual and intellectual life with flexibility and variety। कन्फ्यूशियनिज्म, ठीक है, इसके अलावा दाओसियम और बुद्धिज्म, इन तीनों का ब्लेंड हम लोगों को चाइनीज सोसाइटी में देखने को मिलता है। ये साथ में एग्जिस्ट किया करती थी, और इससे हम लोगों को पता चलता है कि चाइनीज लोग कितने स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे, और वो कितने फ्लेक्सिबल थे, वो अडेप्ट करने को रेडी थे अच्छी चीजों को। द चाइनीज इंपीरियल स्टेट एंड द चैलेंज फ्रॉम द स्टीप। Chinese Empire, first unified by Qin in 221 BCE, established a centralized state ruled by the emperor through bureaucracy, provinces, a unified law code, standardized measures, trunk roads, and the Great Wall to defend against nomadic invasions। ठीक है, पहला जो चाइनीज एम्पायर था जिसको यूनिफाई किया जा सका वो क्वीन शिवांदी के अंदर किया गया। कब किया गया, 221 बीसीई में किया गया, और ये इस्टेब्लिश करता है क्या, एक सेंट्रलाइज पावर को इस्टेब्लिश करता है जिसके अंदर ब्यूरोक्रेसी हुआ करती थी, मतलब कि कुछ लोग हुआ करते थे, वो लोग कानून के हिसाब से चला करते थे, प्रोविंसेस हुआ करते थे, मतलब स्टेट्स हुआ करते थे, लॉज थे, स्टैंडर्डाइज मेजर्स थे, मतलब कि 1 kg इज इक्वल टू 1 kg एट ऑल द प्लेसेस ऑफ चाइना। ट्रंक रोड स्टैब्लिश किया गया, ग्रेट वॉल बनाई गई, क्यों बनाई गई, ताकि जो नोमैडिक इन्वेजन्स हैं उससे चाइना को बचाया जा सके। यद्यपि जो क्वीन डायनेस्टी थी वो जल्दी ही बर्बाद हो गई, मतलब वो ज्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाई। जो बेसिक स्ट्रक्चर था एम्पायर का वो लास्ट करता है कब तक, 20th सेंचुरी का। भले ही जो क्वीन डायनेस्टी है वो फॉल कर जाती है बहुत जल्दी, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो 20th सेंचुरी तक कायम रहता है, इवॉल्व करता है अंडर लेटर डायनेस्टिक लाइक हान। और हान जब रूल कर रहे होते हैं चाइना में तो ये इवॉल्व करता है, जो प्रैक्टिसेस उस टाइम पे फॉलो की जा रही थी उसमें और अच्छे अच्छे चेंजेस होते हैं। द एम्पायर फेस्ड इट्स ग्रेटेस्ट थ्रेट फ्रॉम द वॉर लाइक नोमैडिक पीपल फ्रॉम द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टीप। तो
जो एम्पायर था, जो चाइनीज एम्पायर था, उसको सबसे ज्यादा थ्रेट किस साइड से था? उसको अपने नॉर्थ और नॉर्दर्न वेस्टर्न स्टीप मैदानों से उनको दिक्कत थी। वहां से जो नोमैडिक पीपल थे वो उन लोगों पे अटैक किया करते थे। ये जो ट्राइब्स थे अक्सर चाइना को इन्वेड कर देते थे, उनको एक वीकिंग स्टेट में डाल देते थे, उनको कमजोर कर देते थे और उनकी सारी जो वेल्थ है वो लूट करके ले जाते थे। जैसे कि द मंगोल्स 13th सेंचुरी में अंडर कुबलाई खान एंड द लेटर मंचूस 17th सेंचुरी में वर द ओनली नॉन हान ग्रुप्स टू रूल द एंटायर एम्पायर। तो ये नोमैटिक ग्रुप्स जो थे वो इतने पावरफुल हो जाते थे कभी कभी कि वो चाइना के जो किंग्स एंड क्वींस हैं उनके रूल को ओवरथ्रो करके खुद चाइना पे राज करने लगते थे। तो कुबलाई खान और ये मंचूस जो हैं, ये दो ऐसे किंग्स रहे हैं चाइना में जो कि नॉन हान ग्रुप से आते थे और पूरे चाइना पे इन्होंने राज किया। ये इस्टेब्लिश करते हैं यूनान और क्विंग डायनेस्टी को, और यही लोग क्या इस्टेब्लिश करते हैं? क्विंग और युआन डायनेस्टी को। डिस्पाइट बीइंग नॉन हान देयर रूल डिड नॉट वीकन बट इंस्टेड स्टेबलाइज द एम्पायर। ये लोग हान नहीं थे, फिर भी इनका जो एम्पायर था वो स्टेबिलिटी के साथ चलता है और यहाँ पे इन लोगों ने एम्पायर को और स्टेबलाइज किया। फ्रॉम द हान पीरियड ऑनवर्ड्स चाइनाज रूलर कंसिस्टेंसी व्यूड द स्टीप एज द मेन डेंजर, प्लेइंग लेस अटेंशन टू मैरीटाइम ट्रेड्स इवन व्हेन वेस्टर्न पावर्स अराइव्ड इन 16th सेंचुरी। तो हान पीरियड के दौरान क्या होता है कि वहां पे रूलिंग पार्टीज के पास में ही बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है, और ये लोग अपने मैरिटाइम जो एक्सपोजर होता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, नेवी पे ध्यान नहीं देते हैं और वेस्टर्न पावर्स जो है इधर आने लग जाती हैं। किधर आने लग जाती हैं? चाइना में आने लग जाती हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो स्ट्रांग हो जाती है, एजुकेटेड लोग उसको रन करते हैं, चूजन थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। और इन ब्यूरोक्रेट्स को, जैसे आज के दौरान हम लोग यूपीएससी वगैरह से जो एग्जाम्स देते हैं लोग, उसके बाद वो क्या बनते हैं? वो ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं। तो इसी तरह से चाइना में भी ब्यूरोक्रेट्स बनने के लिए एग्जाम्स होने लग जाते हैं और ये सारी चीजें एम्पायर को स्टेबिलिटी देती है और पढ़े लिखे लोग देती है, इंड्योरेंस प्रोवाइड करती है, शक्ति देती है बहुत सदियों तक। सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, किस तरह से चाइनीज सोसाइटी और इकोनॉमी बदलती है? फ्रॉम एरिस्टोक्रेसी टू ग्रेंट्री क्वीन शिहुआन वीकेंड एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज एंड बिल्ट डायरेक्ट टाइज विद पेजेंट्स। होता क्या है कि एरिस्टोक्रेसी मतलब एकदम रॉयल्टी के बाद धीरे धीरे जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज हैं वो अपना टाइज पेजेंट्स के साथ, मतलब कि ऐसे वर्किंग क्लासेस लोगों के साथ अपना टाइज स्टैब्लिश करने लगती हैं। इसकी वजह से जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज होती हैं वो वीक हो जाती हैं, ठीक है। और बाद के सालों में जो एरिस्टोक्रेटिक एलिट्स होते हैं उन लोगों को हान के अंडर में रिवाइव भी किया जाता है, लेकिन वॉर्स, युद्धों की वजह से ये फिर से कमजोर हो जाते हैं और अपनी पावर खो देते हैं। जो असली डिक्लाइन होता है वो कब आता है? जब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सिस्टम स्टार्ट होता है फ्रॉम 1000 सीई। मतलब इनको वेस्टर्न हिस्टोरियंस इनको क्या कह रहे थे भाई, और ये देखो ये लोग सिविल सर्विसेज के ये एग्जामिनेशन कब से ले रहे हैं? 1000 साल पहले से ये सिविल सर्विसेज के लिए एग्जामिनेशन ले रहे थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि एजुकेटेड लोग जो हैं वो कॉमर्शियल एलिट्स बनते थे, लैंड्स का ओनरशिप ओन करते थे और ये सारे लोग ही ब्यूरोक्रेसी में आते थे और पावर को गेन करते थे। Ethnic and cultural diversity, Buddhism and nomadic incursions after Han collapse created a cosmopolitan society. देखो हो क्या रहा है यहाँ पे कि एथनिक और कल्चरल डाइवर्सिटी तो चाइना में बहुत है, अलग अलग रेशियल लोग रह रहे हैं, बहुत अलग अलग कल्चर्स हैं। तो बुद्धिज्म और जो नोमैडिक लोग हैं उनका कल्चर आपस में ऑब्वियसली सेम नहीं था, मिलता नहीं था। तो इस वजह से इन लोगों में बहुत ज्यादा कोलैप्स होता था, मतलब कि टक्कर होता था। तो इसकी वजह से चाइना का कोलैप्स हुआ, चाइनीज सोसाइटी का कोलैप्स हुआ। फिर तांग डायनेस्टी जो कि 618 से लेकर के 907 सीई तक रहती है, उन्होंने आपस अपने में क्या देखा? उन्होंने अपने काल के दौरान में डाइवर्सिटी देखी, इंटर मैरिजेस देखे, उसके अलावा फॉरेन ट्रेड देखा, ब्लेंड किया उन्होंने चाइनीज और फॉरेन ट्रेडिशंस को। इसके अलावा उन्होंने फॉस्टर किया अ कल्चरल नॉर्थ साउथ डिवाइन इन चाइना। सीधी सी बात है कि इस दौरान कल्चर जो था वो फ्लोरिश कर रहा था। किस दौरान? तांग डायनेस्टी के दौरान कल्चर और सोसाइटी फ्लोरिश कर रही थी। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी सॉन्ग पीरियड मार्क्ड अ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटर रिलीजन कॉमर्स। तो किस डायनेस्टी के अंदर हुआ ये?
हाँ, सॉन्ग डायनेस्टी के अंदर क्या होता है कि जो इकोनॉमिक कॉमर्शियलाइजेशन है वो बहुत अच्छे से होता है। इंटर रिलीजन कॉमर्स होता है, मतलब कि ऐसा जात पात में भेदभाव करके ट्रेड नहीं होगा, ऐसा कुछ भी वहां पे नहीं होता था। एग्रीकल्चर जो है वो शिफ्ट होता है सब्सटेंस टू मार्केट प्रोडक्शन, मतलब कि बस खाने के लिए खेती नहीं की जा रही थी, अब बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए खेती का प्रोडक्शन होने लगता है। नए क्रॉप्स उगने लगते हैं, जैसे कि कॉटन और टी, मतलब कॉटन का और चाय का उत्पादन किया जाने लगता है। टैक्स में रिफॉर्म्स होते हैं, मॉनेटरी पेमेंट्स आते हैं, लोगों को सपोर्ट किया जाता है उनके ट्रेड और अर्बन सेंटर्स को सेटल करने के लिए। इन्वेंशन ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की वजह से जो लिटरेसी है वो बढ़ती है, लोग पढ़ने लगते हैं, ये पॉपुलर कल्चर बन जाता है। प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो लेड टू सोशल इनइक्वालिटी, द पुअर एंड लैंडलेस peasants were marginalized. Population growth, agricultural advances led to massive population rise, 100 million. जब प्रॉस्पेरिटी आती है, मतलब कि कुछ लोगों के लिए तो वो प्रॉस्पेरिटी है, अच्छी चीज है, लेकिन ये सोशल इनइक्वालिटी अपने साथ लेकर के आती है। जो पुअर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, लैंडलेस लोग होते हैं, जिनके पास खुद की जमीनें नहीं होती हैं, वो मार्जिनलाइज हो जाते हैं, उनके पास रिसोर्सेज कम हो जाते हैं और अपर क्लास और लोअर क्लास में सोसाइटी बढ़ जाती है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कैसे पॉपुलेशन बढ़ जाता है? यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ जाता है। मतलब कि जब लोगों के पास खाने के लिए पैसे हैं तो एग्रीकल्चर जब एक पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है ना, तो पॉपुलेशन वहां बढ़ जाती है। तो जब 1000वीं शताब्दी में 1000 सी में यहाँ पे 100 मिलियन लोग रहा करते थे। देन 600 सालों के बाद ये और बढ़ गया, डबल से भी ज्यादा हो गया, 260 मिलियन पीपल, देन 500 मिलियन पीपल 18th सेंचुरी आते आते तक में। ठीक है, तो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या रही है चाइनीज लोगों के लिए। इक्वल लैंड डिवीजन अमंग सन्स, रिड्यूस्ड होल्डिंग्स। तो अब बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों में इक्वल सारी चीजें बटेंगी, तो ऑब्वियसली जो डिवीजन है वो छोटा छोटा सा होगा, जिसकी वजह से मेनी पेजेंट्स इनटू टेनेंट फार्मिंग, माइग्रेशन और रिबेलियन। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो गरीब किसान होते हैं वो या तो रिबेल करते हैं, या फिर कहीं चले जाते हैं, या फिर कहीं जाकर के बंधुआ मजदूर के रूप में काम करने लग जाते हैं। कुछ जो है वो माइग्रेट करने लग जाते हैं, कहाँ? साउथ ईस्ट एशिया में माइग्रेट करने लग जाते हैं। और ये जो क्राइसिस है ये 18th 19th सेंचुरी के आसपास होने लगता है। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ इसके बावजूद भी होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है, लैंड पे प्रेशर बढ़ जाता है, इनइक्वालिटी होती है, अनरेस्ट भी बढ़ता है। ठीक है, तो सब कुछ पैरेलली चल रहा है, अच्छी चीजें भी चल रही हैं और बुरी चीजें भी चल रही हैं। और 18th सेंचुरी के आते आते तक, मतलब खत्म होते तक में, और 19वीं शती के शुरुआत में चाइना जो है वो लूमिंग क्राइसिस फेस करता है, इवन एज इट वॉज मोर एडवांस देन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। चाइना बहुत एडवांस हुआ करता था दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से, फिर भी ये लूमिंग क्राइसिस को फेस करता है, मतलब कि इसके ऊपर संकट आने लगता है। क्विंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो क्विंग डायनेस्टी है इसका काल यहां से यहां तक रहा, मतलब कि 1644 से लेकर के 1911 तक रहा। जो क्विंग डायनेस्टी है इस्टेब्लिश होती है 1644 में बाय द मंचूस फ्रॉम द मंचूरिया। ये मंचूस इसको स्टैब्लिश करते हैं, और ये कहाँ से आए थे? ये मंचूरिया से आए थे। और ये किसको ओवरथ्रो करते हैं? ये मिंग डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर देते हैं। फॉरेन रूलर्स जो थे वो अडॉप्ट करते हैं किसको? कॉन्फ्यूशियन ट्रेडिशंस को, और को अडॉप्ट करते हैं चाइनीज, को ऑप्टेड चाइनीज एलिट्स एंड एक्सपैंडेड द एम्पायर टू इंक्लूड मंगोलिया, शिनजिंग, तिब्बत एंड पार्ट्स ऑफ साउथ वेस्ट। तो ये जो फॉरेन रूलर्स हुआ करते थे, एज वी ऑल नो कि चाइना में फॉरेन रूलर्स भी राज कर चुके हैं, तो ये अपने ट्रेडिशंस को और कल्चर को डाइवर्स रखते हुए अलग अलग पार्ट से, मंगोलिया से, शिनजिंग से, तिब्बत से और साउथ वेस्ट एरिया से अपने ट्रेडिशंस और कल्चर्स को इंस्पायर करते हैं, इन सबको इंक्लूड करते हैं। बाय द लेट 18th सेंचुरी के खत्म होते तक में जो क्विंग रूल है वो एक स्टेबल और वर्चुअली अनचैलेंज्ड, डेमोन्स्ट्रेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी इन गवर्नेंस। मतलब कि क्विंग डायनेस्टी का सब कुछ अच्छा चल रहा था, कब तक? 18th सेंचुरी के खत्म होने तक में। क्विंग डायनेस्टी जो है डेवलप्ड एंड एडवांस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अच्छा अपना डेवलप किया हुआ था, इफेक्टिव फॉर मैनेजिंग अ वास्ट डाइवर्स एम्पायर। देखो
एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत तरह के हो सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि एक बहुत बड़ा सा स्टेट है, तो यहाँ का जो राजा है वो छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देगा, और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया, यहाँ का एक एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया। हो सकता है कि इस प्लेस को इस प्लेस से किसी चीज की ज्यादा जरूरत होगी, जैसे कि अगर यहाँ पे नदियां बहती होंगी तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इस एरिया में कोई नदी नहीं बहती है, इसका मतलब है कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज पे ध्यान देना होगा कि यहाँ पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था करनी होगी। यहाँ के लोगों को देखना होगा कि अरे पानी यहाँ बहुत है, यहाँ पे पानी को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए। तो इस वजह से जो यूटिलाइजेशन होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का, वो लोग बहुत अच्छे से करते हैं, और इतने बड़े वास्ट और डाइवर्स लैंड को वो लोग मैनेज कर पाते हैं। The first three emperors, 1660s, late 18th century, were hard-working rulers who maintained strong controls. तो पहले जो 3 एम्परर्स थे अंडर क्विंग डायनेस्टी, वो बहुत हार्ड वर्किंग थे और इन्होंने अच्छे से स्टेट को मैनेज किया। लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम्स शुरू होने लगती हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है वो बढ़ती नहीं है, और पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी, ऑफिशियल सैलरी स्टैग्नेंट एंड करप्शन स्प्रेड। पॉपुलेशन बढ़ने लग जाता है, इकोनॉमी बढ़ने लग जाती है, और करप्शन भी बढ़ने लग जाता है। मिलिट्री फोर्सेस वंस इफेक्टिव इन कॉन्क्वेस्ट बिकेम फोकस्ड ऑन कंट्रोलिंग इंटरनल थ्रेट्स, लीविंग द एम्पायर लेस रिस्पॉन्सिव टू चैलेंजेस सच एज वेस्टर्न पावर एंड इंटरनल रिवोल्ट्स। तो जो मिलिट्री है वो उसको पावर की इतनी भूख हो जाती है कि वो इंटरनल मैटर्स में ही फंस के रह जाते हैं, और उनको चाहिए होता है कि मैं इंटरनल मैटर्स में रहूं, मेरा बहुत ज्यादा पावर हो, इन्हीं सब में वो फंस के रह जाता है, और उनका जो मेन मुद्दा रहता है कि उनको देश को प्रोटेक्ट करना है वो कहीं पीछे रह जाता है। और इसी वजह से वेस्टर्न पावर जो है वो क्या करती हैं, एक चैलेंज बन जाती हैं, किनके लिए, चाइनीज लोगों के लिए, चाइनीज स्टेट के लिए। फिजिकल प्रॉब्लम आने लग जाती है, मतलब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आने लग जाती है, सिल्वर चांदी कम हो जाता है, एंड वाइड स्प्रेड्स ओपियम एडिक्शन अमंग ऑफिशियल्स एंड सोल्जर्स वीकेंड द स्टेट। और ओपियम मतलब कि अफीम की लत लग जाती है यहाँ के एलिट्स को और सोल्जर्स को। इन सारी इश्यूज के बावजूद भी जो क्विंग गवर्नमेंट है वो इंटायरली पूरी तरह से इनइफेक्टिव नहीं रहता है, मतलब कि एकदम ही उसको बर्बाद समझ लेना सही नहीं होगा। जो ग्रेट ओपियम डिबेट है 1830 का, एंड अदर रिफॉर्म्स शोड अटेम्प्ट्स टू कन्फ्रंट क्राइसिस, मतलब कि ये जो ग्रेट ओपियम डिबेट है, ओपियम क्राइसिस जो होता है ये बतलाता है कि किस तरह से चाइनीज स्टेट रेजिस्ट करता है, डायनेस्टी रेजिस्ट करती है कि इन सारी चीजों को रोका जा सके। देयर रिस्पॉन्सेज टू वेस्टर्न प्रेशर्स, यूज ऑफ स्कॉलर्स एंड सप्रेशन ऑफ मिड 19th century revolts proved that the dynasty, while understrained, did not collapse easily and still maintained considerable resilience until its eventual decline। मतलब कि जो डायनेस्टी है, जो क्विंग डायनेस्टी है, वो बहुत कोशिश करती है कि खुद को बचाए, अपने देश को बचाए, और ये कैसे करती है, ये मिड 19th सेंचुरी में प्रूव करती है, रिवोल्ट करती है, और बहुत कोशिश करती है कि सब कुछ कोलैप्स ना होने दे। लेकिन अल्टीमेटली ये सारी चीजें, जो रेजिलियंस है, वो खत्म हो जाता है जैसे ही क्वीन डायनेस्टी का अंत होता है। तो इन शॉर्ट जो क्वीन डायनेस्टी है वो एक कॉम्बिनेशन था, एक ग्रेट एक्सपेंशन, प्रोस्पेरिटी विद एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिएटिविटी, लेकिन बाद के सालों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स आते हैं, करप्शन झेलना पड़ता है, इकोनॉमिकल क्राइसिस, अफीम और वेस्टर्न थ्रेट्स को झेलना पड़ता है। किनको? क्विंग डायनेस्टी के अंडर रॉयल्स को और लोकल लोगों को। इसके बावजूद भी जो क्विंग डायनेस्टी जो रेजिलियंस दिखाती है वो अप्रिशिएट किया जाने लायक है, और ये इतनी जल्दी नहीं हारती है। चाइना एंड द वर्ल्ड बिफोर द 19th सेंचुरी। चाइना किस तरह का था और इसके पहले किस तरह की दुनिया हुआ करती थी वो देखेंगे हम लोग। तो बिफोर मतलब 19th सेंचुरी से पहले चाइना सॉ इटसेल्फ एज मिडिल किंगडम, ये अपने आप को मध्य राज्य की तरह देखा करता था। द कल्चरल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, रूल्ड बाय एम्परर एज सन ऑफ हेवन तियांशिया, मतलब कि ये अपने आप को वर्ल्ड के सेंटर में देखता था, और यहाँ के जो राजा थे उसको क्या कहता था, यहाँ के जो राजा थे वो इसको सन ऑफ हेवन तियांशिया कहा करता था। वर्ल्ड व्यू एम्फसाइज चाइना सुपीरियोरिटी, दो इन प्रैक्टिस चाइनीज रूलर वर अवेयर एंड इंटरैक्टेड विद अदर स्टेट्स। तो वर्ल्ड वाइड ये लोग एम्फसाइज करते थे, मतलब चाइनीज लोग ऐसा एम्फसाइज करते थे कि ये लोग सबसे सुपीरियर हैं, सबसे बड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको पता था
कि नहीं ऐसा नहीं है, हर कोई अपनी अपनी जगह बेस्ट है, तो ये इंटरैक्ट करते रहते थे दूसरे स्टेट्स के साथ भी। जो फॉरेन पॉलिसी थी वो अक्सर जो है वो शेप की जाती थी बाय pragmatic calculation of power rather than pure ideology। मतलब कि अगर किसी के साथ कुछ मैरिज टाइज करने हैं या फिर कोई ट्रेड स्टार्ट करना है, तो ऐसा नहीं कि आइडियोलॉजी हर कुछ एकदम मतलब अच्छा है, सत्य है, इसीलिए किया जा रहा है, ऐसा नहीं था। कैलकुलेशन कि हाँ इससे मुझे पावर मिलेगी, इससे मुझे पावर नहीं मिलेगी, इस तरह की चीजों के साथ यहाँ पे डिसीजंस लिए जाते थे। जो ट्रिब्यूट सिस्टम था वो एक फ्रेमवर्क बन जाता है चाइनीज एक्सटर्नल रिलेशन को डिफाइन करने के लिए, जहां पे फॉरेन एनवॉइस को ऑफर किया जाता था गिफ्ट्स, और उनसे गिफ्ट्स एंड रिसीव चाइनीज गुड्स एंड प्रेस्टीज इन रिटर्न। और इसके बदले में उनको क्या मिलता था, जहां पे जो फॉरेन एनवॉइस थे, मतलब कि जो फॉरेन के डिग्निटरीज हैं, वो आकर के चाइनीज लोगों को गिफ्ट दिया करते थे, और बदले में जो चाइनीज एम्परर्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, वो चाइना को क्या देते थे, वो गुड्स देते थे, सामान देते थे, और बदले में इज्जत देते थे। While Chinese exceptionalism, modern scholars argue that it oversimplifies reality since China appealed flexible policies, allowed free trade with many states, Japan, Mongols, Western nations, and did not always require tribute। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये कुछ स्कॉलर्स का मानना है। बाकी स्कॉलर्स सजेस्ट करते हैं कि जो चाइनीज का जो एक्सेप्शनलिज्म है उसको बहुत ज्यादा ही सिंप्लीफाई कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए हैं, जगहें आई हैं जहां पे चाइनीज लोगों ने किसी से भी ट्रेड के लिए कोई भी ट्रिब्यूट नहीं लिया है, फ्लेक्सिबल उनके प्रैक्टिसेस रहे हैं। जैसे कि जापान और मंगोल जो थे, और जो जो वेस्टर्न नेशंस थे, वहां पे इन लोगों का फ्री ट्रेड चलता था। वेस्टर्न जो है वो क्लेम करते हैं कि जो क्विंग है अपोज किया था उन्होंने किसको, फ्री ट्रेड को, और जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं ओपियम वॉर को, इसके अलावा इम्पोजिशन ऑफ अनइक्वल ट्रीटीज, और इसके अलावा जो अनइक्वल ट्रीटीज जहाँ पे चाइना को लॉस हुआ है, उन लोगों को फायदा हुआ है, उन चीजों को भी जस्टिफाई करते हैं। इन रियलिटी में चाइना जो था वो एक पावरफुल मेजर ग्लोबल कॉमर्स था। कब तक कॉमर्शियल हब था, कब तक, ये 15वीं शताब्दी तक ये ग्लोबल हब था कॉमर्स के लिए, जहां से क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी, चाय, सिल्क और पोर्सलिन जैसी चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी, वाइल इंपोर्टिंग सिल्वर फ्रॉम अमेरिकाज, और अमेरिका से चांदी मंगवाया जाता था। Though the Ming briefly restricted private trade, जो मिंग डायनेस्टी थी उन्होंने प्राइवेट ट्रेड को, मतलब कि इंडिविजुअल इंसान अगर कोई चीज बाहर से मंगवा रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट किया। द क्विंग लिफ्टेड द बैन इन 1684 and welcomed foreign traders widely, creating institutions to regulate the profit from trade। और जो क्वीन डायनेस्टी थी उन्होंने क्या किया कि इस बैन को हटा दिया, कब, 1684 में, और जो फॉरेन ट्रेडर्स थे वो फिर से चाइना में आकर के प्रॉफिट्स वो भी कमाने लगे और चाइनीज लोगों को भी प्रॉफिट देने लग गए। 18th सेंचुरी के आते आते तक में जो फॉरेन ट्रेड था वो बहुत रैपिडली बढ़ रहा था। क्वीन डायनेस्टी इसको डिड नॉट रेजिस्ट, उन्होंने कभी भी कॉमर्स को, ट्रेड को परेशान नहीं किया, जैसा चल रहा था उन्होंने उसको अच्छे से चलने दिया। द इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ द ट्रेडिंग सिस्टम वाज ड्यू टू इंटरनल वीकनेसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिके, नॉट हॉस्टिलिटी टू फॉरेन ट्रेड। देखो, जो क्विंग डायनेस्टी के टाइम पे जो कोलैप्स हो जाता है ट्रेडिंग सिस्टम का, वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो सोसाइटी है वो जो डायनेस्टी थे वो वीक थी, उसका रीजन होता है एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो जाता है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कमजोर हो जाते हैं। इसका ये रीजन नहीं है कि चाइना अपने आप को हॉस्टाइल बंद करके रखता था, बाहर से ट्रेड नहीं करता था, ये रीजन नहीं है, वो करता था, लेकिन वहां के जो लोग थे उन्होंने मिलकर के चाइना के ट्रेड को डुबा दिया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स को एज यूजुअल आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग एज आई हैव एक्सप्लेन्ड द चैप्टर। सो जो कुछ भी चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया जाता है वही आपको एज क्वेश्चन आंसर देखने को मिलता है। व्हाट यू गाइज कैन डू, यू गाइज कैन ईदर टेक द स्क्रीनशॉट, आई एम पॉजिंग फॉर 10 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन करके लिख सकते हो। आई नो कि ये टायरिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप देखो तो आपको इससे फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको अप्रोक्सीमेटली 23 पेजेस तो लिख के आने ही चाहिए अपने एग्जामिनेशन में, पूरा बुकलेट भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, क्यों भरा हुआ होना चाहिए, ताकि जो एग्जामिनर है उसको पता चल सके कि आप पढ़ लिख करके आए हो। ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स आराम से मिल सकते हैं, 75% तो कहीं नहीं गए। ठीक, तो चलो
बस इस बात पे मैं अपना जो कन्वर्सेशन है वो यहाँ पे एंड करती हूँ, लेसन एंड करती हूँ। अगर आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट का भी एक्सप्लेनेशन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। इसके अलावा आपको बीए हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट्स मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। आप सर्च करो, थोड़ा चैनल को ब्राउज करो, ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। सो बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर एग्जामिनेशंस।